अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिजीज़ कंट्रोल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जिसमें हमने फूड को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिजीज़ कंट्रोल को। ये मैंने 3 सेक्शंस बना दिए हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले है प्रिवेंटिव मेजर्स, देन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, एंड देन है ड्रग ट्रीटमेंट एंड थेरेपी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स को। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो इसलिए सबसे पहले हम मूव करते हैं टूवर्ड्स प्रिवेंटिव मेजर्स, एंड देन मूव करते हैं टूवर्ड्स वैक्सीनेशन, एंड देन मूव करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। स्टूडेंट्स, प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब होता है एहतियाती तदबीर। ठीक है, किसी भी डिजीज़ या बीमारी से बचने के लिए हम कौन सी एहतियाती तदबीर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक के अंदर जो डिजीज़ को डिस्कस किया गया है वो है एड्स और हेपेटाइटिस। एड्स के लिए जो वायरस होता है वो HIV वायरस होता है, जबकि हेपेटाइटिस के लिए जो होता है वो H वायरस होता है। ठीक है, तो ये वायरस जो है ना एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं कुछ, जिसकी वजह से ये वायरस जो होते हैं वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन की तरफ मूव आउट करते हैं। उनका स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो है फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आपकी सोसाइटी के अंदर जब एक ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन से फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखेगा, तो जब अगर एक ह्यूमन को एड्स या हेपेटाइटिस में से कोई डिज़ीज़ है, जब वो किसी और ह्यूमन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखेगा तो वो वायरस दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ दूसरे ह्यूमन को भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। स्टूडेंट्स, जब किसी पेशेंट को किसी ब्लड की ज़रूरत होती है, सबसे पहले जो डोनर होता है उसके ब्लड को टेस्ट आउट किया जाता है, उनके ब्लड ग्रुप्स आपस में मैच किए जाते हैं, और ये चेक आउट किया जाता है कि जो डोनर है उसके ब्लड में किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ ना हो, ताकि वो सेकंड पेशेंट में ट्रांसफ़र ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सम टाइम ऐसा होता है कि किसी भी मिस्टेक की वजह से जो डोनर का ब्लड है वो प्रॉपर चेक आउट नहीं हो सकता। अगर हो सकता है कि डोनर जो है ना वो किसी डिज़ीज़ का शिकार है, उसके अंदर कोई वायरस है, तो वो ब्लड जो है जब सेकंड ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो वायरस जो है ना वो सेकंड ह्यूमन के अंदर जो रेसिपिएंट होगा, पेशेंट लेने वाला, और तो उसके अंदर वो वायरस जो होगा वो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सेकंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है किसी भी वायरस के मूव आउट करने का। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो है वो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डॉक्टर्स जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशंस, ठीक है, अगर वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स किसी ह्यूमन पे यूज़ करते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल उस ह्यूमन के अंदर कोई वायरस है या उस ह्यूमन के अंदर कोई डिज़ीज़ है, एड्स की या हेपेटाइटिस की, तो क्या होगा कि जब वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स किसी और पेशेंट के ऊपर यूज़ करेंगे ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो इससे क्या होगा कि अगर वो उसको क्लीन आउट एंड वाश आउट नहीं करते, तो वो क्या होगा कि वो वायरस जो होगा वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर्स को स्पेशली इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर क्लीन आउट एंड वाश आउट कर लेना चाहिए। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास है वो है कंटेमिनेटेड स्ट्रेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक इंजेक्शन की डायग्राम भी बनाई है। तो जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स जो है ना वो पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के बाद जो है ना सिरिंज को जो है ना वो डिस्कार्ड आउट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि वो किसी पेशेंट को जब इंजेक्शन लगाएं तो वो पेशेंट जो है वो किसी वायरस का शिकार हो या उसके अंदर कोई डिज़ीज़ हो। अगर वो सिरिंज को डिस्कार्ड आउट नहीं करेंगे और वही इंजेक्शन किसी और पेशेंट के लिए यूज़ कर देंगे, तो वो वायरस दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो इंजेक्शन लगाने के बाद सिरिंज को जो है डिस्कार्ड आउट कर देते हैं, ताकि किसी दूसरे पेशेंट में वो वायरस जो है ना वो मूव आउट ना करे। ठीक है, फिर जो है वो डॉक्टर की एडवाइसेस बहुत ज़रूरी होती हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में डॉक्टर्स जिस तरीके से आपको किसी डिज़ीज़ के अबाउट बताएं कि इसके लिए ये इस डिज़ीज़ के लिए आपको ये एहतियाती तदाबीर यूज़ करनी चाहिए, तो आपको डॉक्टर्स के एडवाइस के साथ साथ चलना चाहिए, ताकि आप उस डिज़ीज़ पर कंट्रोल कर सकें। ठीक है,
आज का ये हमारा छोटा सा लेक्चर है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और इजीली समझ भी आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई इतनी ख़ास मुश्किल बात नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन को, जो कि हमारे डिजीज़ कंट्रोल का सेकंड स्टेप है। अगर कोई डिजीज़ प्रिवेंटिव मैयर से एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने से ठीक नहीं हो सकती, तो देन हम मूव करते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि हमारे पास है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू।